नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज। बता दें कि लोकसभा का चुनाव को लेकर के जो है हर एक पार्टियां और हर एक नेता जो भी जीते हैं, जो भी हारे हैं, वो भी अपने अपने कमर कस रहे हैं। अगर हम बात करें तो सिवान की, बता दें कि दिगवंत जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी पत्नी एक कार्यक्रम में आज यानी कि रविवार 10 मार्च को पहुंचती हैं। उस कार्यक्रम में पत्रकार भाइयों से बात करते नजर आ रही हैं। जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों की तैयारियां हैं, तो साफ साफ कहें कि देखिए, हम आरजेडी से न खफा है, न हमें कोई नाराजगी है, हम लोग का रिश्ता अच्छा खासा है। लेकिन इस बार जो है हम या खुद मेरा बेटा या हम चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय से। लेकिन एक और बात कह चुके हैं कि हमारे संपर्क में बहुत सारे पार्टियां आ रहे हैं, लेकिन हमने सबको मना कर दिया हूँ। हमने अपना डिसीजन एक अलग लेंगे। उनकी वो जो समा साहब हैं उनकी माँ बोली है। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से जन विश्वास यात्रा में आप हमेशा रहे हैं और सिवान के भी जनसलाब जो देखी गई है, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, वो हमारे परिवार की अहम हिस्सा हैं और हम उनको अपना अभिभावक के तौर पे मानते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भाजपा की जो एक जो रणनीति है, जाति पाति और धर्म के आधार पे समाज को तोड़ने की, देश को तोड़ने की, तो इस मुहिम के खिलाफ जो महागठबंधन के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और संविधान बचाने की बारी है। तो इस लड़ाई में उनका बहुत योगदान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा। दूसरे नो जी, क्या लग सकता है जिस तरह से कैंपेन करा रहे हैं हमेशा ओसामा, और देखा जाए तो पटना में भी कई पोस्टर ऐसे लगाए थे जो उम्मीदवार के लिए मतलब अपना एक यूथ आइकॉन बनने की कोशिश में है। हालांकि लोग उन्हें कह भी रहे हैं कि यूथ आइकन है। चलिए, 3 बार लोकसभा के चुनाव हारे, क्या लग रहा है इस बार आरजेडी से कुछ उनको आसानी है या? देखिए, ये तो आला कमान का फैसला होता है और आला कमान का जो फैसला होता है बहुत सारे बिंदु को ध्यान में रख करके वो किया जाता है। आला कमान का जो भी फैसला होगा हम लोग उस फैसले के साथ हैं। क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है ना वो संतोष रेणु या ओसामा साहब, ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि हम किस प्रकार से भाजपा की इस सांप्रदायिक जो शक्ति है इसको हम कैसे रोक सकें, कैसे संविधान विरोधी जो ताकत है जो लोकतंत्र समाप्त करने की ओर बढ़ रही है, इस ताकत को हम कैसे नेस्तनाबूद करें। और 142 करोड़ की जो आबादी है, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी लोग बस इसी बात को लेकर के हम लोग सेंट्रलाइज हैं कि किसी भी प्रकार से संविधान को बचाना है। क्योंकि अगर इस बार भाजपा को हम लोग नहीं रोक पाए, इस बार अगर हम लोग एनडीए को नहीं रोक पाए, तो फिर शायद देश में कभी चुनाव नहीं होगी। क्या लग रहा है? तो कहीं न कहीं 400 पार जो बोले हैं, तो इसका आपको पूरा तेज़ी से है काम? देखिए, 400 पार जो है, अब वो गैस का दाम बोल दिए कि तेल का दाम बोल दिए कि चीनी का दाम बोल दिए, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन ये हमको पता है कि वो उलझाने वाले लोग हैं। भाजपा के जो लोग हैं वो उलझाने वाले लोग हैं। वो अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर कह रहे हैं तो सीधा उसका उल्टा ही आप देखिए। पश्चिम बंगाल में बोले क्या थे। लग रहा है जो आप 4 जैसे बोले कि गैस का दाम बढ़ेगा 400 या तेल का दाम बढ़ेगा 400, तो कहीं न कहीं ये जो सीट की बात नहीं है, ये सब जो महँगाई बढ़ रही है उसके ऊपर है क्या? हमको तो यही लग रहा है क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा पे है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल गिर गई है। आज देश के ऊपर जो मुद्दा जो होना चाहिए ना, देश के ऊपर जो कर्ज है, 2014 में करीब-करीब 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। आप समझिए देश की स्थिति क्या है। तो हम लोग भली-भाँति इन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये लोग मुद्दे को सिर्फ डाइवर्ट करते हैं। आप जब मुद्दे की बात करेंगे तो ये मोदी-मोदी चिल्लाने लगेंगे। तो हम लोग इस बार सभी जाति, सभी धर्म के लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर के हम लोग इस बार मुद्दे की बात करेंगे। अगर ये लोग आएंगे चुनाव में तो हम लोग पूछेंगे कि बताओ 2 करोड़ सरकारी नौकरी आपने कही थी, उसका क्या हुआ? आप बताओ 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में आपने कहा था देने के लिए, उसका क्या हुआ? आप बताओ, आप महंगाई कम करने के लिए बोले थे, उसका क्या हुआ? आप तो भाई गैस सिलेंडर लेकर के रोड पे टहला करते थे, गैस सिलेंडर का दाम घटाने के लिए। आज आप क्यों चौगुना कर दिए दाम? आप तो बैगन लेकर के घुमा करते थे,
बैगन का दाम घटाने के लिए। आज क्यों बढ़ा दिया आपने? और जब बैगन का दाम जब बढ़ा तो फिर हमारे किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा? जो हमारे किसान जो मांग कर रहे हैं, ये हमें से हर जगह बोला करते हैं कि हम 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त का भोजन खिला रहे हैं। पूछना हमें ये है भाजपाइयों से कि पहले हमारे किसान आत्मनिर्भर थे, पहले हमारे किसान दूसरों को भोजन खिलाते थे, दूसरे का पेट पालते थे। आज किसानों की ऐसी नौबत क्यों आ गई कि 80 करोड़ लोगों को भोजन के लिए सरकार पे आश्रित होना पड़ रहा है? ये दिन क्यों दिखाया आपने हिंदुस्तान को? हमारी जो मिट्टी जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, आज खैरात की भोजन खाने वाली मिट्टी क्यों बना दिया आपने? सवाल तो है ना। आज आप बोलते हैं कि हम चाय बेच करके हम प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप प्रचार मंत्री की तरह काम क्यों करने लगे? जियो का प्रचार आप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आप चाय बेच करके आपने बोला कि चाय विक्रेता हूं, आप प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देश के युवाओं को बोल रहे हैं कि चाय बेचो, देश के युवाओं को बोल रहे हैं कि आप पकौड़ा तलो। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं और सबसे जो अभी जो वर्तमान में जो अभी मुद्दा चल रहा है कि अडानी अंबानी से आपका क्या दोस्ती है? 2014 के मुकाबले कई 100 गुना उनकी संपत्ति में एकाएक वृद्धि क्यों हुई? तो जी एक और बात होता है कि मोदी जी को हमेशा चाय के लिए बोलते हैं। आपके नेता पे भी आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव को भी बोलते हैं कि वो पानी ढोने वाले खिलाड़ी अब नेता बन गए हैं। क्या हम लोगों को मुद्दा उठाएंगे? क्या रोजगार का मुद्दा उठाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, देखिए हम लोग पानी भी ढोते हैं, हम लोग दूधो ढोते हैं, ठीक है ना। वो चाय की बात करते थे तो दूध भी हम लोगों का, पानी भी हम लोगों का। अब मोतिहारी में चीनी मिल जो था, जो आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बोले थे कि यहाँ के चीनी मिल को चालू करके यहीं के चीनी में चाय पियेंगे, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। मोतिहारी का चीनी मिल चालू किया तेजस्वी यादव जी ने। तो दूध भी हम लोगों का, पानी भी हम लोगों का और चीनी भी हम लोगों का। मतलब चाय वाले को धोखा दे दिए। अब हम लोग चाय वालों को अपने साथ सटा लिए हैं, उनको सहारा दिए हैं, उनको अपना बनाए हैं और हर गरीब, हर गुरबे लोग, हर जाति के लोग, माई बाप, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक, सब लोग को एक साथ लेकर के चलने का हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है और लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 17 महीने में उन्होंने जो नौकरी दिया है, भाई काम बोलता है साहब। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, 10 लाख का कोट पहन लीजिए, उससे देशवासियों को क्या फायदा है? आप प्रतिवर्ष आप 23,000 करोड़ रुपया स्वयं अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, उससे देशवासियों को क्या फायदा है? जिस देश का 80% आबादी पेट पालने के लिए सरकार पे निर्भर है, उस देश के प्रधानमंत्री इतने खर्चीला कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये हिंदुस्तान है, ये कभी भूल नहीं सकता। तो वो तमाम जो चीजें हैं ना, कैसे 3.5 लाख में आपका दाढ़ी बनता है, ये सब बात हम भूले नहीं है ना। कैसे आप कहीं भी जा करके और देश का पैसा फेंक देते हैं और वहां पे आप 1 लाख करोड़ दे दिए और उसमें से 1,000 करोड़ का आप एडवर्टाइजमेंट करवा लेते हैं खुद के लिए। वो भी हम लोग जानते हैं कि कैसे विदेश में गुणगान किया जाता है और करवाया जाता है। हम लोग भली बात ही जान रहे हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, मुकेश सहनी को इस बार कहाँ देख रहे हैं? बड़े भाई हैं। क्योंकि आज पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे तो मीडिया भाई ने बात किया कि सहनी जी आप क्या दिल्ली से आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? साफ साफ कहें कि हमारा निजी मामला है, लेकिन हम लोग का जो सीटों का भी जो मतलब जो राजनीतिक जो चर्चाएं होती है ज़्यादा करके दिल्ली से हो रहा है मंथन। तो इस पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए से उनकी बन सकती है। देखिए हमें ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जी बड़े भाई हैं
और जो सहनी समाज के जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, मेरे सम्मानित भाई बहन हैं, अगर उन लोगों की तनिक भी चिंता अगर वो करेंगे, थोड़ी सी भी अगर ख्याल उनको अगर होगी, तो जुमलेबाज के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो कहीं न कहीं पूरा ऊपर पहुँच के और फिर आप लोग को साथ छोड़ के फिर एनडीए के साथ चले गए थे, तो थोड़ा तकलीफ़ें हुई थी आपको? नहीं, उसमें? तकलीफ हमें तब हुई थी हाँ, जब उनके बहुत सारे विधायक थे हाँ, और उनके तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था। तो तकलीफ तब हुई थी कि गरीब के बेटा को इतना बड़ा धोखाधड़ी कैसे किया, और उनका आवास तक छीन लिया गया था, उनका मंत्री पद छीन लिया गया था। ये भी तो आपने देखा होगा ना। तो तकलीफ हमें तब हुई थी। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में बदला ले सकते हैं मुकेश सहनी जी? देखिए, आपको क्या अब उम्मीदें तो हैं नेता के तौर पे ये बिहार का? ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम कभी भी आप लोग स्वागत करेंगे सबका स्वागत करते हैं हम लोग। हाँ, भ्रष्टाचारियों का नहीं करेंगे, मुकेश सहनी पर? घोटालेबाजियों का नहीं करेंगे, अत्याचारियों को नहीं करेंगे हम लोग स्वागत। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन साफ छवि वाले हाँ, साफ नेता छवि लोग वाले, आइए, हाँ, आपको स्वागत है। गरीब गुरबे लोग आए। हाँ, हमारे लालू जी तो गरीब गुरबों को आवाज दिए हैं। 1990 के पहले कहाँ गरीब गुरबों को, कहाँ खटिया पे बैठने दिया जाता था, कहाँ चप्पल पहनते थे लोग? लालू जी पहनाए हैं, लालू जी बैठाए हैं सोफा पे, कुर्सी पे। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग आज सोफा पे बैठ रहे हैं, ड्यू टू लालू प्रसाद यादव जी, ड्यू टू कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी। तो इस लड़ाई में बड़े भाई मुकेश सहनी जी को भी क्योंकि अपनी कहीं न कहीं सहभागिता दिखानी आप चाहिए। लोग अवसर के क्योंकि वैसे-वैसे नेताओं को जो समाज को एकत्रित करते हैं, तो उनको आप लोग की ज़रूरत है। क्योंकि इस बिल्कुल, हम लोग जैसे लालू प्रसाद यादव जी और गरीब गुरबे लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्का के दो पहलू हैं। लालू प्रसाद यादव के बगैर गरीब गुरबों की बात कोई नहीं सुन सकते, और गरीब गुरबे लोग ही लालू प्रसाद यादव की पहचान है, वही लोग लालू प्रसाद यादव की ऑक्सीजन है। लालू प्रसाद यादव जी ने तो कहा ही ना, वो मंच से उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं, एआरजेडी पार्टी किसकी है? तमाम गरीबों की पार्टी है, चाहे वो किसी जाति के लोग, चाहे वो किसी धर्म के लोग। बीजेपी के तो नेता लोग कहते हैं कि सिर्फ माँ और बाप का। तो बीजेपी में दुइये को नेता ही हैं, दुइये को नेता हैं, तो तीसरा कौन कहेगा? बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और इन लोगों को नचाने वाले आरएसएस वाले, बाकी तीसरा कौन है? वहां नितिन गडकरी जी जैसे विद्वान आदमी को थोड़े वहां पे वैल्यू दिया जाएगा। वहां तो जो जिसको बनाया पहले उसी को संटिंग पोस्ट में डालता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाए थे। नरेंद्र मोदी जी का नाम एक प्रधानमंत्री के तौर पे दो व्यक्ति लिए थे, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक राजनाथ सिंह जी। आज दोनों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को उस वक्त नरेंद्र मोदी जी प्रणाम कहा करते थे, आज लाल कृष्ण आडवाणी जी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है कि दो शब्द पूछ लें, आडवाणी जी से। उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं करते। आज राजनाथ सिंह जी जब बड़ा सा माला जब नरेंद्र मोदी जी को डाला जाता है गले में, तो उसमें सोचते हैं कि हम भी घुस जाएं, राजनाथ सिंह जी। तो अमित शाह जी आंख से इशारा करके बाहर निकाल देते हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और अब तब हो सकता है आपका सवाल होगा कि तब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न क्यों मिल गया? वो तो हमको भी नहीं पता क्यों मिल गया भाई, कुछ तो है नहीं, उन्होंने देश के लिए कुछ तो किया नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए उनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की गरिमा गिरा दिया मोदी जी ने। इधर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके जो गरिमा बढ़ी थी, तो आरएसएस वाले नाराज हो गए थे। आरएसएस वाले लोग नाराज हो गए थे कि कर्पूरी ठाकुर को क्यों दे दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, बताइए। तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। ये स्थिति है देश की, ये स्थिति है भाजपा की।